नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 27 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसको हम इंग्लिश में OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, आपको इनको पढ़ना है और बताना है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कितने सही हैं। पहला जो ऑप्शन है यानी पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो कहता है अधिकांश OECD जो सदस्य हैं उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनका जो मानव विकास सूचकांक है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अधिक रहता है, अतः उन्हें हम विकसित देश कहते हैं या फिर मानते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो बोलता है भारत इसका सदस्य नहीं है लेकिन संगठन का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बोलता है OECD द्वारा गवर्नमेंट एट द ग्लांस नाम से एक रिपोर्ट जारी की जाती है। अब आपको बताना है कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, सभी 3 सही हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए थोड़ा OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए जो OECD है उसकी आपको हम फुल फॉर्म बता चुके हैं। यह एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। अंतर सरकारी का मतलब क्या है, जो सारे काम होते हैं वो सरकारों के बीच में होते हैं, ठीक है। ये एक आर्थिक संगठन है यानी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए की गई थी कि आर्थिक प्रगति हो सके और विश्व व्यवहार में जो विश्व का व्यापार होता है उसमें हम थोड़ा प्रोत्साहन दे सके, ठीक है। अब जो इसके सदस्य हैं ना, उनमें से ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे जो उच्च आय वाले आपको देश देखने को मिलेंगे। उनकी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा अच्छी है, उनका जो मानव विकास सूचकांक है वो भी काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हम उन्हें विकसित देश कह सकते हैं या फिर मान सकते हैं। इसलिए जो पहला ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। देखिए इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1961 में। इसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। इस समय इसके अंदर यानी OECD के अंदर 38 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में इसमें जो मेंबर जुड़े हैं वो कौन से हैं, 2020 में कोलंबिया जुड़ा था और 2021 में कोस्टा रिका इससे जुड़ा था। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन भारत एक प्रमुख आर्थिक भागीदार इसका है। और सूचकांक की या रिपोर्ट की बात करें तो ये सरकार एक दृष्टि में और OECD बेहतर जीवन सूचकांक इसको लॉन्च करती है। यानी जो सेकंड ऑप्शन था ना, यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट एट अ ग्लांस, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं सरकार एक दृष्टि में, तो इसको भी लॉन्च करती है। इसीलिए तीनों के तीनों जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल सही थे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो बोलता है हानले डार्क स्काई रिजर्व, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास तीनों ऑप्शन है, आपको बताने हैं कितने सही हैं। पहला जो ऑप्शन है वो बोलता है HDSR का लक्ष्य खगोलीय अनुसंधान के लिए प्राचीन अंधेरे आसमान को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र में मानव निर्मित प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित करना है। यह एक भारतीय खगोलीय वेधशाला है जो अंटार्कटिका के दक्षिण ध्रुव में स्थित है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है बोर्टल स्केल एक 9 स्तर का संख्यात्मक पैमाना है जो दूरबीन की चमक को मापता है। तो आपको बताना है कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही हैं, कोई भी सही नहीं है। तो इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक ही इसका जो ऑप्शन है वो सही है। यानी इन तीनों में से कोई एक सही है और 2 गलत है। 2 गलत कौन से हैं, 2 गलत है स्टेटमेंट नंबर सेकंड एंड स्टेटमेंट नंबर 3, ये गलत है। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हानले डार्क जो स्काई रिजर्व है वो कैसा देखने में आपको दिखेगा। तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। हानले डार्क स्काई रिजर्व ये कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा लद्दाख के अंदर, ठीक है। लद्दाख में आप इस तरफ इसको देख सकते हैं, ठीक है, मैप में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट था वो बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ये एक खगोलीय वेधशाला है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अंटार्कटिका में नहीं है, हमारे भारत के लद्दाख में है। इसीलिए सेकंड जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। थर्ड
जो स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है। जो बोर्टल स्केल है एक 9 स्तरीय संख्यात्मक पैमाना है, ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन दूरबीन की चमक को मापता नहीं है। विशेष स्थान की रात्रि यानी रात में जो आकाश होता है ना, उसकी चमक को मापने का काम ये करता है। कौन? बोर्टल स्केल। इसीलिए सेकंड जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाता है। पहला ऑप्शन सही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि HDSR यानी हालने डार्क स्काई रिजर्व का जो लक्ष्य है वो क्या है? खगोलीय अनुसंधान के लिए, यानी जो हम खगोलीय अनुसंधान करते हैं ना, रिसर्च करते हैं, उसके लिए प्राचीन अंधेरे आसमान को संरक्षित करने के लिए हमें क्या करना है? मानव निर्मित प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित करना है, उसको कम करना है। अगर वो कम होगा तभी जो हमारा रिसर्च है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। और इस प्रकार का ये हमारे पास पहला ही जो डार्क स्काई रिजर्व है वो पहला आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर। ठीक है, चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 25/25 जो लक्ष्य है निम्नलिखित में से किसकी एक पहल है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला जो स्टेटमेंट वो बोलता है, या पहला जो ऑप्शन वो बोलता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, UNFCCC, WHO, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है 25/25 लक्ष्य। देखिए 25/25 लक्ष्य जो है उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसको लॉन्च करने का कारण क्या था? हमें क्या करना है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम गैर संचारी रोग कहते हैं, ऐसे रोग जो फैलते नहीं है। ठीक है, अगर एक इंसान के अंदर है तो वो उसी के इंसान के अंदर रहेंगे, वो किसी भी माध्यम से दूसरे इंसान में फैलेंगे नहीं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि दिल से संबंधित जो भी बीमारियां होती है ना, उसको भी हम इसको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर रखते हैं। उसके बाद कैंसर, ठीक है, फेफड़े से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो भी इसी के अंदर आता है। और डायबिटीज भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। इस प्रकार की जो डिसीज होती है ना, जो किसी को फैलती नहीं है। ठीक है, ये अगर एक आदमी के अंदर है तो दूसरे आदमी के अंदर ये फैलेंगे नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये काफ़ी ज़्यादा बेकार मतलब कंडीशन बोल सकते हैं कि ये काफ़ी लोगों की मौत के कारण बनती हैं। ठीक है, लगभग 60% से ज़्यादा लोगों की मृत्यु इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण हो जाती है। इसीलिए इसको रोकने के लिए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WHO बोलते हैं, WHO ने एक पहल को लॉन्च किया जिसका नाम है 25/25। अब इसका मतलब क्या है कि 25/25? देखिए 25 का मतलब ये है कि 2025 तक। ठीक है, और इस 25 का मतलब क्या है? 25%। इसका मतलब ये है कि 2025 तक हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं उससे जो मृत्यु होती है ना, उसको हम 25% कम कर देंगे एज कम्पेयर टू 2010। यानी 2010 में जितनी मृत्यु होती थी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से, 2025 तक उसको हम 25% कम कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं 25/25 लक्ष्य। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो बोलता है स्वच्छता और पादप स्वच्छता, या जिसको हम SPS बोलते हैं, यानी सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी या फिर मेजर्स। ठीक है, फाइटो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी समझौते के बारे में आपको बताना है कि ये किस संगठन से जुड़ा है। आपके ऑप्शन है WTO, WFP, WHO, AFO। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए WTO जो है ना, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसी ने इस समझौते को लागू किया था, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी समझौता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको लेके आया गया था कि जितने भी सदस्य हैं WTO के, जो सदस्य हैं वो सिर्फ उन उत्पादों का ही मतलब सेलिंग करेंगे जिनके अंदर किसी प्रकार की बीमारी फैलने का खतरा ना हो, और जो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं या फिर किसी से कोई रोग हो सकता है उसको रोक सके। इसीलिए जब WTO की मतलब
स्थापना हुई थी ना WTO की, तभी इसको साथ में उसके लॉन्च किया गया था, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी समझौते को। ठीक है, जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी समझौता है वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को, और साथ में हुआ था जब WTO की स्थापना हुई थी। तो ये दोनों जो डेट है वो सेम ही है। ठीक है, WTO जो है उसके अंदर अभी आपको देखने को मिलेंगे 164 कंट्रीज या फिर मेंबर्स, जिसके अंदर भारत भी शामिल है और USA भी शामिल है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम EC कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है EC भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा है। यह उत्तर से दक्षिण में कोलकाता जो पश्चिम बंगाल में है और कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है तक चलती है, यानी कलकत्ता से लेके तमिलनाडु तक है, ऐसा ये कहता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गलियारे के निर्माण को कवर करने के लिए लोन दिया है। ठीक है, आपको बताना है कितने सही हैं, और आपके ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही हैं, कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सोल्व कर लिया होगा। इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 सही है, 1 गलत है। अब गलत कौन सा है वो देख लेते हैं पहले। गलत है ऑप्शन नंबर 3 और सही है 1 और 2। देखिए, जो ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, वो भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सबसे पहली बात कि नाम में आपको दिख रहा होगा ईस्ट कोस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो पता है आपको, ये है वेस्ट कोस्ट और ये है ईस्ट कोस्ट। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट है ना, यहाँ पर ही एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है, इसी को बोलते हैं EC यानी ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब इसकी लेंथ है वो देखने को मिलेगी आपको कलकत्ता से लेके कन्याकुमारी तक लगभग 2500 किलोमीटर, ये एक लंबा कॉरिडोर है। ठीक है, ये आपने देख लिया। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि इसको निर्माण करने के लिए जो हमें लोन दिया गया है ना, हमने जो ऋण लिया है वो किससे लिया है? वो हमने लिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ना कि न्यू डेवलपमेंट बैंक से। तो ये जो स्टेटमेंट है थर्ड, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिए, जो EC है ना, वो हमें क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी कोस्ट के पास जितने भी मतलब इंडस्ट्री लगी हुई है ना, जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं, उनको एक बड़ा एक्सेस देगा कि हम जो ईस्ट एशिया है और जो साउथ ईस्ट एशिया है, इनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना सके और एक इस जो एरिया है ना, इसका अच्छे से फायदा उठा सके। ठीक है, इसीलिए हमने इसको लॉन्च किया है। तो आज आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।